एक लड़की थी अनजानी सी। एक लड़की थी अनजानी सी, थोड़ी पगली थोड़ी दीवानी सी। हवा से बातें करती थी, फिर दुनिया से हर पल डरती थी। और ये लड़की थी शहरबानो। हमारी कहानी का सफर शुरू होता है 1980 की दिहाई में, जब जज्बे सच्चे थे, जब आंगन कच्चे थे, जब ख्वाब महकते थे, जब तंदूर दहकते थे, जहां फसलें लहलहाती थी, जब उसकी दादी गुनगुनाती थी। शहरबानो एक दीवानी सी, मस्तानी सी लड़की थी। उम्र 18 बरस की थी। उसे लिखना, पढ़ना, मौसीकी, रक्स, इन चीजों से लगाव था, पर ये सब वो छुप छुप कर करती थी। वो अपनी अलग ही दुनिया में रहती थी। वो दुनिया जहां ख्वाब देखने पे पाबंदी नहीं थी, सांस लेने पे, उड़ने पे पाबंदी नहीं थी। उसके कलम से अल्फाज किसी के चेहरे की हंसी बनकर कागज पे उतरते थे। उसे हर लड़की खूबसूरत लगती थी। उसे ये कहना अच्छा लगता था कि तुम खूबसूरत हो, ये बात खुद से 100 बार कहो। सोते जागते उठते, खुद को आईने में देखते, हर वक्त बस ये बात खुद से कहो कि तुम खूबसूरत हो। और हमेशा बिला झिझक ये कहो कि तुम खूबसूरत हो। यूं तो शहरबानो अम्मा अब्बा के साथ शहर में रहती थी और वहीं पली बड़ी थी, पर वो हर साल गांव की छुट्टियां गुजारने दादा दादी के घर ठहरा करती थी। दादा दादी का घर एक खूबसूरत से पंजाब के गांव में था। बानो को गांव की सादा जिंदगी बेहद पसंद थी, जहां उसके दादा दादी और चचा रहा करते थे। और बानो के चचा को मौसीकी से बहुत लगाव था, और बानो इसी वजह से गांव में ज्यादा रहना पसंद करती थी। शाम होते ही बानो बागीचे में चली जाती। चंबेली, रात की रानी की खुशबू बागीचे की फिजा को और भी मशहूर कुन बना रही थी। बानो को चचा के कमरे से आती हुई रेडियो की धुन बेहद खूबसूरत लगती, और वो वहीं अपनी शामें गुजारती, लिखते, गुनगुनाते, गाते। बानो के कानों में रेशमा की आवाज दूर से आती रस घोल रही थी, और वो आवाज मध्यम मध्यम उसके लबों से टकरा कर फिजा में बिखर रही थी। बानो को साथ ही साथ ये डर भी लगा रहता कि कहीं कोई आवाज सुन न ले, उसकी शामत आ जानी है। इसलिए वो अपनी आवाज को बस वहीं दबा देती और कागज और कलम के बीच में कैद कर लेती। बानो के गांव में एक घना जंगल भी था, जहां चरवाहे अपनी बकरियां सुबह से शाम तक चराते और शाम को घरों को लौट आते। बानो अक्सर इन चरवाहों के हमरा दादा का पुराना रेडियो, अपना कलम और अपनी किताब बस्ते में डाले झूमती, नाचती, गाती जंगल की तरफ निकल पड़ती। बानो को जंगल में बैठकर गाना, नाचना और लिखना बहुत पसंद था, क्योंकि वहां कोई उसको रोकने टोकने वाला नहीं था। वो आजाद थी। वो आजादी से किसी की परवाह किए बगैर नाच सकती थी, गा सकती थी, और उसे अपनी ये छोटी सी दुनिया बहुत पसंद थी। एक दिन वो इसी तरह जंगल की तरफ निकल पड़ती है।
दादा का पुराना सा रेडियो लेकर अपनी धुन में मगन, हस्बे मामूल, हर चीज से बेखबर पेड़ के नीचे जा बैठती है। वही रेडियो की धुन पर आवाज उसके कदम थिरकने लगते हैं। नाचते नाचते वो इस चीज से बेखबर होती है कि वो बहुत दूर निकल आई है, रास्ता भटक गई है। बानो ये देखकर परेशान हो जाती है और चारों सिमत रास्ते की तलाश में नजरें दौड़ाती है। डरते डरते वो एक सिमत को चल पड़ती है, अल्लाह का नाम लेकर कि शायद कहीं रास्ता मिल जाए। और उसको ये खौफ भी घेरे होता है कि शाम के साए गहरे हो रहे हैं और घना जंगल और भी घना हो जाएगा। अल्लाह का नाम लेकर वो दोबारा एक सिमत की तरफ चलती है और उसको दूर से लकड़ियां काटने की आवाज आती है। बानो उस आवाज की सिमत चल पड़ती है और चलते चलते वो आवाज के करीब पहुंच जाती है। बानो जब आवाज के करीब पहुंचती है तो क्या देखती है कि एक बहुत ही खूबरू नौजवान जंगल के बीचों बीच लकड़ियां काटने में मगन है और साथ ही साथ शाम ढले आग जल रही है। और एकदम बानो को देखकर वो रुक गया और उसे टुकटुकी बांधे देखने लगा। बानो कुछ पल के लिए उसकी आंखों के सहर में गिरफ्तार हो चुकी होती है। बानो को देखते ही वो नौजवान रुक गया। बानो डरी हुई, सिमटी हुई, एक हाथ में किताब, दूसरे हाथ में रेडियो लिए उसको खौफजदा आंखों से देखने लगी। लड़के ने पूछा, तुम कौन हो और यहाँ जंगल में क्या कर रही हो? बानो ने सारा किस्सा सुनाया और उससे मदद मांगी। लड़का ये सुनकर मुस्कुराया और हंसते हंसते कहने लगा, अच्छा तो तुम्हें घर जाना है, पर एक शर्त पे मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बानो ये सुनकर थोड़ा और सिमट गई और दिल में सोचने लगी कि ना जाने ये अब मुझसे क्या तकाजा करेगा, पर उसके पास शर्त मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। शाम और गहरी होती जा रही थी और उसका खौफ बढ़ता जा रहा था। बानो ने झिझकते हुए अपनी आंखों को और बड़ा करते हुए कहा, क्या शर्त है? लड़का देखकर फिर से मुस्कुराया और मुस्कुराते हुए बोला, मुझे तुम्हारा रक्स देखना है। बानो चौंक गई और दिल में सोचने लगी कि इसको कैसे पता।
फिर सोचने का ज्यादा वक्त नहीं मिला और बानो ने कहा कि ठीक है, इसके बाद क्या तुम मुझे घर का रास्ता दिखाओगे? और लड़का बोला, हाँ हाँ, मुझे तुम्हारा रक्स देखना है, उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ आऊंगा। बानो ने किताब और रेडियो आग के पास जमीन पे रखा और रेडियो चलाना शुरू किया। रक्स की तैयारी हो चुकी थी। जलती हुई आग के पास रेडियो में से आवाज शुरू हुई। मन अटके बेपरवाह दे नाल, उस दिन दुनी दे शाह दे नाल, दिन दुनी दे शाह दे नाल, मन अटके बेपरवाह दे नाल, मन अटके बेपरवाह दे नाल। ये नदियों पार रांझण दा खाना कीता कौल जरूरी जाना, नदियों पार रांझण दा खाना कीता कौल जरूरी जाना, मिन्नता करा मैं मल्ला दे नाल, मिन्नता करा मैं मल्ला दे नाल, मन अटके सोने तेरे नाल, मन अटके बेपरवाह दे नाल। नैना मोरे तरस गए, आजा बलम परदेस आए। बानो जंगल में नाचती रही और धुन खत्म हुई। वो नाचते नाचते जमीन पे आ बैठी। लड़का उसकी जादुई आंखों में देखकर बोला, तुम्हारे नाचने में एक जादू है और तुम्हारी आवाज में भी जादू है। बानो फिर से चौंकी और नजरें नीची कर ली। बानो अब तकाजा करने लगी कि मैंने तुम्हारी शर्त पूरी कर दी है, अब मुझे खुदारा घर ले चलो। लड़का हंसते हुए बोला, मैं तो चाहता हूँ सारी उम्र तुम ऐसे ही नाचती रहो और मैं देखता रहूं। तुम्हें यहाँ तो ना कोई रोकेगा ना नाराज होगा। बानो ये सुनकर सहम गई और बोली, नहीं नहीं, मुझे घर जाना है, तुम खुदा के लिए मुझे घर का रास्ता दिखा दो, मैं तुम्हारा यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। दादी घर पे मेरा रास्ता देख रही होंगी। ये सुनकर वो नौजवान उसकी बड़ी बड़ी आंखों में नमी देखकर उदास हो गया और बोला, चलो अगर तुम्हारी यही खुशी है
तो चलो फिर, मैं तुम्हें तुम्हारे घर लिए चलता हूँ। वो नौजवान बोला कि जाने से पहले मुझे तुम्हें कुछ देना है। बानो ने उसकी तरफ देखा। लड़के ने उसके हाथ में एक पर्चा थमाया। बानो ने पर्चा खोलकर देखा तो उसमें एक हसीन लड़की मुस्कुरा रही थी। बानो हैरान थी कि इतनी अच्छी पेंटिंग इस नौजवान ने बनाई है। बानो ने वो अपने जेब में रख लिया। बानो ने लालटेन उठाई और लड़के के पीछे पीछे चल दी। जंगल और भी स्याह और घना हो चुका था। रात के साए ढल चुके थे। वो डरी सहमी उस लड़के के बराबर में चलती गई। पीछे मुड़कर बार बार देखती, डर और खौफ से लड़का मुस्कुरा दिया। मैं साथ हूं, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, बस मेरे पीछे पीछे चलती रहो। चलते चलते दूर से गांव की रोशनियां नजर आ गई। ये देखकर बानो के चेहरे पर एक चमक आ गई और हंसते हुए इशारा करके बोली, वो रहा मेरा गांव। और उसको थोड़ी सी तसल्ली हो गई कि अब हम घर के करीब पहुंच चुके हैं। थोड़े ही दूर बानो और वह लड़का गांव में दाखिल हो चुके थे और देखते ही देखते बानो अपने घर के दरवाजे पर पहुंच गई। मुड़कर उसने लालटेन ऊंची की और लड़के को शुक्रिया अदा करने के लिए देखा। उसकी आंखों में देखते ही जैसे वो एक शहर में, एक जादू में खो गई। कुछ लम्हे वो दोनों एक दूसरे में खोए रहे। अचानक दूर से चौकीदार की आती हुई आवाज ने दोनों को चौंकाया और बानो एकदम से पीछे हटी, लड़के का शुक्रिया अदा किया और दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ी। लड़के ने खुदा हाफिज कहा और वापस जंगल की जानिब चल पड़ा। बानो ने एकदम दूर से आवाज दी, अरे अपना नाम तो बताते जाओ। लड़के ने कहा, हाँ, उस पर्चे पे लिखा है, पढ़ लेना। बानो मुस्कुरा दी और डरते डरते दरवाजा खोला। दरवाजे पे अभी हाथ रखा ही था कि दादी ने झट से दरवाजा खोला कि जैसे दरवाजे के ताक में ही बैठी हो। बानो को देखते ही दादी ने एक लंबा सांस लिया और फिर खफा होने लगी। इतनी रात गए, तुम कहाँ थी और किसके साथ आई? बानो ने सारा किस्सा सुनाया अपनी नम आंखों से और कैसे उस लड़के ने उसकी मदद की। दादी ये किस्सा सुनकर अपना सर पकड़ के बैठ गई और खौफजदा हो गई। बानो ने हैरत से दादी को देखा और कहने लगी, दादी क्या हुआ? दादी बोली, मेरी बच्ची, तुझे मालूम है तू किसके साथ आई थी? बानो दादी को हैरत से देखते हुए बोली, नहीं दादी, वो कोई नेक लड़का था जो शायद जंगल में ही रहता था। वो मुझे यहाँ घर तक छोड़ गया। दादी ये कहते हुए और ज्यादा खौफजदा हो गई। वो लड़का नहीं था, वो वहां पे सदियों सालों से रहने वाला एक जिन है जो हुस्न का आशिक है और जो उस जंगल में चला जाए वो वापस नहीं आता। दादी की ये बात सुनकर बानो हंसने लगी और कहने लगी, दादी कौन से जमाने की बात कर रहे हो?
मैं आपके सामने जीती जागती सही सलामत खड़ी हूं। कोई जिनविन नहीं था। ये पुरानी बातें हैं, दकियानूसी बातें हैं। दादी कुछ ना बोली, सहमी डरी अपने कमरे की तरफ चल दी। बानो ने भी अपना बस्ता उठाया और अपने कमरे की तरफ चल पड़ी। बानो अपने कमरे में पहुंची ही थी कि उसको याद आया कि अरे लड़के ने कहा था कि मेरा नाम रुक्के में पढ़ लेना। बानो ने जैसे ही रुक्का खोला तो उसके औसान खता हो गए। रुक्के में तस्वीर गायब थी और बस एक लाइन थी। ये देखकर उसके हाथ से पर्चा गिर गया। कपकपाते हाथों से उसने पर्चा उठाया और खौफजदा आंखों से पढ़ने लगी, जिस पे लिखा था, एक लड़की थी अनजानी सी, एक भूली बिसरी कहानी सी। कहा जाता है उसके बाद बानो हर रात जंगल में जाया करती, अपना पुराना रेडियो और वो लालटेन साथ लेकर, और हर शाम उसको ढूंढा करती। कहा जाता है इस बार बानो उसके इश्क में मुब्तला थी और शायद यही वजह थी कि वो वापस घर आई थी। और ये किस्सा चलता रहा ना जाने कब तक, और उसका रक्स हर रात जंगल में जारी रहता। दीदारन की गरज सारी खुलड़ेंगे गले में ढारी, दीद की प्यासी बल बल